अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू ज़रा हटके। और हम सब से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आज कॉलर्स डे है और हमारी पहली कॉलर हैं फातिमा अहमद साहिबा इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने काफ़ी अर्से से इस प्रोग्राम की तारीफ नहीं की, तो आज फिर मैं ये कहूँगी कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत मेहरबानी। वन थिंग आई पर्टिकुलरली एडमायर अबाउट योर शो इज़ कि जो लेवल ऑफ कैंडिडनेस है दैट इज़ रियली गुड। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जब आपके वो स्टूडियो में वो आग और वो थोड़ा सा हुआ था, तो आई टोटली लव्ड इट, जो आप लोगों ने उसको ऑन एयर भी दिखाया थोड़ा सा जी। और वाकई में दैट वाज वेरी स्मार्ट ऑफ यू ज़रार। थैंक यू वेरी मच जी। एक्चुअली मैं नहीं कहता था रेटिंग बढ़ेगी, मैं बता रहा था एक्चुअली। अब ये ना कहे कि हमने ये ना कहे कि खुद ही लगाया था, ऐसा नहीं हुआ। ये असल में फातिमा बीबी ये दूसरी दफा हुआ है। बदकिस्मती से जो पहली दफा जब हुआ था तो उस वक्त विजुअल्स चल रहे थे और यहाँ पे वही पेपर मुशर्रफ मुबशर के सर के ऊपर जलता हुआ पेपर गिरा था, उसके थोड़े से बाल भी जल गए वो थे। हमसे जरा सा मिस हो गया, कैमरे वो मिस हो गया मेरे से। तो इस दफा आई वाज वेरी हैप्पी कि फाइनली ये चीज ऑन एयर। लेकिन उसका रीएनैक्टमेंट तो हो सकता है, रीएनैक्टमेंट मुबशर के सर पे जो गिरा था। मुबशर जब वापस आएंगे तो उसको मैं आगे लगा दूंगा, फिक्र ना करें जी। हेलो। और जी और एक मैं अर्ज ये करना चाहती थी कि अभी हम लोग रिसेंटली इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस के अगेंस्ट एक दिन मनाया जा रहा था, जिसका शायद पाकिस्तान में बहुत कम न्यूज़ चैनल्स पे और पेपर्स में जिक्र हुआ था, लेकिन डॉन में आयर रहमान साहब का एक बहुत आई ओपनिंग किस्म का आर्टिकल आया था। तो मैं और इससे भी रिलेटेड एक जो चीज़ है, सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कुछ अर्सा पहले एक कोयटा में लॉयर्स फोरम था, एक इवेंट हुआ था, उसके अंदर उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इस मुल्क के सिविलियंस को रावलपिंडी से पेट्रियटिज्म के सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत नहीं है। तो ये बात मैं कहना चाहूँगी कि आज इस चीज़ की हमें इसको रिमाइंड करवाने की ज़्यादा ज़रूरत है कि खुदारा आपने, अगर आप ये समझते हैं कि आपके पास ये होल्ड है कि आप सबको यहाँ के ऊपर पेट्रियटिज्म के या हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट्स दें, तो ये बहुत गलत बात है और ये चीज़ इस मुल्क में रिजेंटमेंट क्रिएट कर रही है। चाहे आप माने या ना माने, कल तक बलोचिस्तान का मसला था तो हम लोग उसको समझते थे कि वाकई में मतलब लाइक बलोच लोगों का कसूर है, लेकिन सबीन महमूद मारी गई यहाँ पे इस मुल्क में, सलीम शहजाद बुक निकालते हैं वो मारे जाते हैं, आयशा सदीका हैं उनको लंदन भागना पड़ता है। सो माय पॉइंट इज कि खुदारा मैं अपने इदारों से कहना चाहूँगी इन हरकतों को छोड़ दें। लोगों से डायलॉग करना, एक नैरेटिव बनाना इज एंटायरली डिफरेंट थिंग, और ये इब्डक्शंस जो हैं दीज आर एंटायरली डिफरेंट। तो प्लीज़ लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन अगर ये हरकतें रहेंगी तो आई एम वेरी सॉरी। फिर जिस तरह से आपके खिलाफ कुछ ब्लॉगर्स कैंपेन करते हैं, आपके खिलाफ नहीं लेकिन ऑब्वियसली जो कुछ उनके साथ हुआ है उसकी वजह से जो रिजेंटमेंट क्रिएट हुई है, अगर वो उस पर अपना रिएक्शन दिखाते हैं तो दे आर प्रॉब्ली वेरी राइट इन ऑल दैट। थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, फेयर इनफ। कॉम्पैक्ट बात कर दी। अच्छा, मैं इसमें अब ज़ाहिर इनकी जो बात है कॉम्पैक्ट है, इस पर तो तबसरा नहीं हो सकता। एक दफ़ा मुझे जेनेवा जाने का मौका मिला 2015 में, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का जो इजलास था उसे ऑब्ज़र्व करने के लिए। वहाँ पाकिस्तानी डेलीगेशन से पिछले कई साल से एक ही सवाल पूछा जाता है, साहब इस मामले में आप क्या कर रहे हैं, जो जबरी गुमशुदगियाँ हैं। एक टिपिकल जवाब होता है कि जी बहुत सारी जो अक्सरियत है इनमें से वो अपनी मर्ज़ी से गायब हुए हैं। अब ये बात बाकी डेलीगेट्स की समझ में नहीं आती, मगर ये जवाब रिपीटेटिवली हर साल दिया जाता है। एनीवे, नेक्स्ट कॉलर हैं हमारे कमर इमरान अली साहब सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम कमर साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। बात ये है कि ईंटों की ट्रेल है और वाकिफान हाल कहते हैं कि ईंटों की ट्रेल पे यहूदी बैंककार बगैर गारंटी के कर्जा दे देता है। माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम है सर। मेरे दो सवाल हैं मुख्तसर से। एक तो ये है कि एक सवाल है मेरा जाती कि मैं सरगोदा के साथ मेरी तहसील है साहिवाल, हल्का NA 68 है, जहाँ से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 1 लाख वोटों की अक्सरियत से कामयाब हुए थे। ठीक है। तो मतलब मेरे साथ ये है कि मेरे शहर का नाम है साहिवाल। ये 1868 के अंदर हमारे यहाँ पे थाना कायम हुआ था, 1860 के अंदर हमारा हाई स्कूल कायम हुआ था और 1860 ही के अंदर हमारी म्यूनिसिपैलिटी बनी थी। और उसके बाद जिस वक्त शेरशाह सूरी हमारे शहर में से गुजर के गया है, हमारा तारीखी शहर है, लेकिन एक कल का मिंट गुमरी उसने हमसे हमारा नाम छीन लिया।
अब हमारा कोई मेहमान आता है लाहौर से बैठता है, वो कहता है यार साहिवाल जाना, वो बेचारा मिंटगोमरी पहुंच जाता है। अब जब यहाँ से हमारे कोई डाक आती है तो हमें साथ लिखना पड़ता है छोटा साहिवाल, हमें छोटा बना दिया, हमारा नाम छीन लिया हमसे, हम कहाँ पे जाएं, किससे फरियाद करें। और दूसरी मेरा सवाल है वुसफ साहब से कि वुसफ साहब, मैं पिछले साल अगस्त से ट्राई कर रहा हूँ आपके साथ बात करने की। जी। मेरा सवाल सिर्फ छोटा सा ये है कि अगर जिस वक्त ज़ियाउल हक साहब ने तख्ता उल्टा जुल्फकार अली भुट्टो साहब का, जी, अगर वो तख्ता ना उल्टे, अगर मगर पे होता तो कुछ नहीं है, फिर भी चलो फर्ज कर लेते हैं, और भुट्टो साहब ही हमारे हुक्मरान होते और रशिया ऐसे ही आ जाता अफगानिस्तान के अंदर, तो भुट्टो साहब क्या करते? जरा तफसील से अपना नुक्ते नजर बयान कीजिए। देखिए भुट्टो साहब की जगह कोई और होता? मैं समझ गया आपका जो छोटा सा सवाल है, जो कि ज़ाहिर बहुत बड़ा सवाल है। भुट्टो साहब भी यही करते, लेकिन सोफिस्टिकेशन के साथ, पॉलिटिकल एक्यूमेन के साथ। बेशक सिर्फ इतना फ़र्क होता। बाकी ज़ाहिर है कि छोटे मुल्कों की अपनी मजबूरियां होती हैं, वो इतना नेकेड काम शायद ना होता, ढक छुप के होता। आपको पता है कि अमेरिका जब इस मुल्क में आया था तो उस वक्त तो कोई मार्शल लॉ नहीं था। मोहम्मद अली बोगरा थे, चौधरी मोहम्मद अली प्राइम मिनिस्टर थे, उन्हीं के ज़माने में जो है काम शुरू हुआ था सीटो सेंटो का। लेकिन ये काम जनरलों के बस का नहीं है। ये पॉलिटिशियंस ही इसीलिए कहते हैं कि पॉलिटिशियन होना चाहिए, इसलिए कि वो मारता भी है ना तो छाँव में रख देता है, एक बड़ी, और वो सफाई के साथ काम करते हैं। एक मशहूर कहावत है, हाँ, वॉर इज टू सीरियस अ बिजनेस टू बी लेफ्ट टू मिलिट्री मैन। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसके सिर्फ एक पहलू नहीं होता कि आपने जंग जीतनी है, उसके एक डिप्लोमेटिक लेवल होता है, एक स्ट्रेटेजिक लेवल होता है, बस बहरहाल। अच्छा, तो जहाँ तक इनका छोटे साहिवाल का और मोंटगोमरी का शिकवा है, तो अब मोंटगोमरी का नाम जब साहिवाल दोबारा रखा गया तो उस वक्त ज़ाहिर है कि इन लोगों ने कोई इस तरह की रिजेंटमेंट नहीं शो की। जिस तरह जैकबाबाद का नाम जब बदलना चाहा ज़िया साहब के दौर में, नौशेरा करना, तो उन्होंने पूरी जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल थी उसने रिवोल्ट कर दिया। जो वहाँ के जैकबाबाद के मकीन थे वो सड़कों पे निकल आए। उन्होंने कहा जी बात यह है कि 1849 में सर जॉन जैकब ने, अब वो अंग्रेज़ था जो भी था, उसने ये शहर बनाया, उसने ये शहर डिज़ाइन किया, टाउन प्लानिंग, तो उसका ही नाम है, तो उसी का नाम होगा। अच्छा, और फिर मजबूरी फिर जैकबाबाद का नाम बदल नहीं सका। आज भी अगर आप जैकबाबाद जाएं तो वहाँ उसकी सर जॉन जैकब की जो कब्र है उसके ऊपर है बेरी, उस बेरी के साथ मुख्तलिफ किस्म के रंगीन धज्जियाँ लटकी हुई हैं, वो मन्नतें हैं कि जी पीर जॉन जैकब जो है वो हमारी मुराद पूरी करेगा। उसके बगल में जो बाजार है वहाँ एक फोटोग्राफर की दुकान भी है। अच्छा, अगर आप उसके पास जाएं तो वो कॉम्प्लीमेंट्री आपको जॉन जैकब की तस्वीर सुवेनियर के तौर पे मुफ्त देगा। क्या बात है, तो इस तरह भी है। नाइस नाइस। देखें ये होती है ना यार आपकी हिस्ट्री। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मुझे याद आई है, अभी जो ये कमल साहब कह रहे थे ना कि इनकी डाक, हाँ, मतलब बड़े साहिवाल चली जाती है, छोटा साहिवाल, हाँ, या जो भी गलत हो जाती है। अभी मैं एक स्टोरी पढ़ा था मैं कल किसी ब्रिटिश अखबार में कि एक मुबैना दहशतगर्द, उसने मंसूबा बनाया कि मैं जाके विंडसर कासल पर हमला करूंगा, और उसने अपनी जीपीएस में विंडसर कासल लिखा तो वो किसी पब में पहुंच गया जिसका भी नाम विंडसर कासल था। तो जाहिर है कि वो, तो इस तरह की कंफ्यूजन मतलब चलती है। वकार खटक साहब हैं पेशावर से, जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक तो आप लोगों की बहुत मेहरबानी कि आपने उस दिन मशाल खान के केस के ऊपर कोई प्रोग्राम किया। मेरी दो गुजारिशात हैं, और पहली गुजारिश जो है, मैं चाहूंगा कि वसतुल्लाह खान साहब इस पर रोशनी डालें अगर मुनासिब समझते हैं। जी जी। पहली गुजारिश ये है कि मैंने कहीं पे पढ़ा है कि इल्म एक पोशीदा खजाना है और इसकी कुंजी जो है वो सवाल करना है, तो रेज क्वेश्चन। हमारे मुआशरे में अलमिया ये है कि उस्ताद स्टूडेंट अगर क्वेश्चन करे तो उस्ताद बुरा मनाता है, अगर बास पे सबॉर्डिनेट कोई क्वेश्चन करे अपनी लर्निंग के लिए तो बास खफा होता है, लीडर पे अगर वर्कर कोई क्वेश्चन करे तो लीडर उसको पार्टी से निकाल लेता है, और मजहबी जमातों के जो साहिबान है, जो मुल्ला हजरात हैं, वो तो क्वेश्चन को सिरे से मानती ही नहीं। ठीक।
तो एक तो ये है कि इल्म के दरवाजे तो फिर बंद होने चाहिए अगर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो हमारे मुआशरे में एक अलमिया तो ये है। दूसरी मेरी गुजारिश ये है कि हमारी तालीमी निज़ाम में जो हमारी नई नस्ल है, जो हमारे बच्चे हैं, वो उससे इंडिजिनियस नॉलेज जो इस मिट्टी का इल्म है वो शायद भूल गए। हमारे बच्चों को, हमारी नई नस्ल को ये पता है कि बिल गेट्स कौन है, शेक्सपियर कौन है, लेकिन हमारे बच्चों को ये पता नहीं कि रहमान बाबा कौन है, खुशाल हटक कौन है, बुल्ले शाह कौन था, अब्दुल लतीफ भट्टाई कौन था, और हमारी जो वैल्यूज हैं वो भी शायद वो भूल गए। तो हमारी जो तालीमी निज़ाम और ख़ुसूसन हमारे जो प्राइवेट इदारे हैं तालीम के, वहाँ पे तो इसका वो अंग्रेजी जुबान सीखते हैं, अपनी जुबान भूल जाते हैं। तो ये एक दूसरा अलमिया है। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप मुनासिब बिल्कुल। अच्छा, पहले अलमिया की बात कर लेते हैं कि इल्म की कुंजी सवाल है। ज़ाहिर है कि 100% ये बात दुरुस्त है, और बच्चे को उस्ताद का सबसे बड़ा जो एहसान होता है वो ये होता है कि वो सवाल करना सिखाए। बेशक। और ये हमारे दीन ने भी बिल्कुल हिदायत की है, हुक्म दिया है कि गौर व फिक्र करो, तदब्बुर करो, सवाल करो, अपने दिमाग से भी सोचने की कोशिश करो। इकबाल ने एक शेर कहा है, गला तो घोंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहाँ से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। वो ये वक़ार खटक साहब ही का जवाब है इस शेर में। लोकल हीरोज़ की बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे जो 90% हीरोज़ हैं वो इम्पोर्टेड हैं। अच्छा, इम्पोर्टेड होना में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मसला ये है कि ये तो देख लीजिए कि आपस में उनके ताल्लुकात कैसे थे। मसलन महमूद गज़नवी हमारे हीरो हैं और शहाबुद्दीन गौरी भी हमारे हीरो हैं। अब हमें ये नहीं पता कि महमूद गज़नवी के बाद शहाबुद्दीन गौरी, उन्होंने महमूद गज़नवी के अहले खाना के लाशें निकाल के हवा में उड़ा दी राख की शक्ल में, और गज़नी को बर्बाद कर दिया और वहाँ कत्ले आम किया। तो ये उनका आपस का मसला है, दोनों हमारे हीरो हैं, तो मिज़ाइलों के नाम भी ज़ाहिर है उस पर हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि सिकंदर क़ब्ल अज़ इस्लाम आया था ना यहाँ, पोरस क़ब्ल अज़ इस्लाम वहाँ उसका अपोनेंट था, दोनों में हुई लड़ाई। पता नहीं किस क्राइटेरिया के तहत सिकंदर हमारा हीरो है, हम उसके नाम पे अपने बच्चों के नाम रखते हैं। पोरस जो यहाँ का लोकल था, पता नहीं क्यों वो विलन है, और सिकंदर क्यों। फिर मुझे बाद में मैंने सोचा क्यों। आज भी 99% बच्चे स्कूल जाने वाले सिकंदर को मुसलमान समझते हैं। बस बहुत लोग जंगीज़ खान को भी, अच्छा, लाखों खान को भी मुसलमान समझते हैं, क्योंकि खान है आखिरकार। भगत सिंह पे ज़बानी कलामी बात होगी, लेकिन चूंकि उसका नाम भगत सिंह है इसलिए वो हमारा हीरो नहीं हो सकता। देखिए, वो तो बहुत आगे की बात हो गई सर। भगत सिंह और सिकंदर आज़म एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इनकी जो ये बात है, बुल्ले शाह, शाह अब्दुल लतीफ भट्टाई, ये तो एक ज़रूरियात है लोकल हीरोज़। अब एक और अगर वाइडर स्केल पे बात करें तो मार्को पोलो को सब जानते होंगे। इब्ने बतूता के बारे में कितने लोग जानते होंगे, हालांकि इब्ने बतूता ने अगर कुल उनके सफ़रों को आप नापे तो डबल सफ़र उनका था। बट एनीवे, ये तो बातें हैं। मैं इतना ही कहूँगा वकार साहब कि ये चीज़ें हमें ही सिखानी होंगी, और कोई इसका हल नहीं है। और कम से कम आप अपने बच्चों को, ज़ाहिर है हमें उम्मीद है कि ये चीज़ें बता रहे होंगे। रशीद जमाली साहब हैं जद्दा से। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वसत साहब, अपना ज़रार खोड़ो साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सऊदी अरब जिद्दा से रशीद जमाली बात कर रहा हूँ। पहले तो मैंने आपसे 2 शिकायत हैं मेरी, कि एक तो आपका ये जो यूट्यूब चैनल है उसमें कमेंट करने का जो तरीक़ेकार है वो बदस्तूर बंद है, और उसके अलावा जो है आप कराची के अलावा बाकी सिंध को उतना टाइम नहीं देते, वो भी आपसे शिकायत है। मैं जनाब वज़ीर आला सिंध के हल्के से हूँ। ये मेरी खुशकिस्मती है या बदकिस्मती है कि आज तक हमारे वज़ीर आला अपने हल्के में कोई भी सहूलत देने में बुरी तरह नाकाम हुए हैं।
ना कोई अस्पताल है, ना कोई स्कूल है, हालांकि ना कोई रोड है, कुछ भी नहीं है। इतना कि हमारे हल्के में जो पॉलिश ऑयल गैस कंपनी काम कर रही है वो इलाके मकीनों को ना रोजगार दे रही है ना कुछ भी, और आज तक नुमाइंदे तो कुछ भी देने में नाकाम रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपने जो कंपनियां हैं मल्टीनेशनल, उनसे भी अपने इलाके मकीनों को ना रॉयल्टी दिलाई है, ना उन्हें कोई रोजगार ना गैस दिला सके हैं। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि पहले भी आप मंशर झील और सेवन शरीफ का विजिट कर चुके हैं उस साहब, तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि बाकी सिंध का क्या हाल होगा। तो आप बराए मेहरबानी थोड़ा सिंध पे तवज्जो दें। और कुछ दिन पहले जब सिंध के वजीर आला साहब जो अपने थे वो जब हज पे आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं काबतुल्लाह में जाके दुआ करूंगा अपने अवाम के लिए, तो दुआ करें कि उनकी दुआ कबूल हो जाए। तो दादू ने 3 चीफ मिनिस्टर दिए हैं, लियाकत जतोई, अब्दुल्ला शाह और मौजूदा जो सैयद मुराद अली शाह, अब्दुल्ला शाह के, तो तीनों में से किसी ने कुछ नहीं किया सर, कुछ भी नहीं किया है। हालांकि गोरख हिल स्टेशन तक आज तक अरबों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन वहां तक कोई सड़क नहीं है, सेवन शरीफ में कोई हॉस्पिटल नहीं है, और उसके अलावा हमारे इलाके में इतना गंदा पानी है कि अगर वो माल मवेशी भी पी जाए तो वो भी मर जाएंगे। सेवन शरीफ में अब्दुल्ला शाह मेडिकल इंस्टीट्यूट मैंने देखा है, वो अलग बात है कि उसमें हमले की तादाद पूरी नहीं है, लेकिन बिल्डिंग मौजूद है और कुछ डॉक्टर्स और वो पैरामेडिक स्टाफ है, थोड़ा बहुत काम हुआ है, लेकिन जाहिर है कि उस पैमाने पर तो नहीं हुआ जिस पैमाने में होना चाहिए। दादू आज भी पसमानदा इलाका है। एक ब्रेक ले लेते, उसके बाद सिलसिला रहेगा आपकी कॉल्स का। वेलकम बैक। आज जुम्मतुल मुबारक है, कॉलिंग डे है। कामरान अली साहब हैं हस्बे मामूल नवाब शाह से। जी शेर सुनाइए। अगर तुम वोट मुझको दोगे भाई, पनपने की नहीं कोई बुराई, ये कहना कि नाकिस है सफाई, गटर से भी अगर खुशबू ना आई। तो ये हमारे सियासतदान हजरात जो है इलेक्शन से पहले वोट की खातिर बहुत कुछ करते हैं और उसके बाद पूछते तक नहीं। जरदारी साहब नवाबशाह में मौजूद हैं और मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि वो नवाबशाह के इलाके मनवाबाद और इसरपुरे का जायजा लें। क्यों लें? यहाँ दौरा करें। क्यों लें? वो यहाँ बहुत ही बुरे हालात हैं, यहाँ पीने का साफ पानी नहीं है। मैं उनसे दरखास्त करूंगा, आसफा भुट्टो भी हैं, बख्तावर भुट्टो भी हैं, कि वो इन इलाकों का दौरा करें। बाकी इलाकों में हालात ठीक है जी, बाकी इलाकों में बहुत डेवलपमेंट है, वहाँ पानी की लाइनें हैं, यहाँ बहुत ही मतलब ये क्योंकि यहाँ MQM के काउंसलर्स हैं, तो ये हमारी बदकिस्मती है कि यहाँ बहुत ही बुरे हालात हैं। कामरान अली साहब, आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप एक अपनी शेर व शायरी की एक किताब शाया करें। ये मैं बता रहा हूँ बड़ा हिट, इतना हिट होगा कि आप खुद वहाँ पर रिवर्स ऑस्मोसिस का प्लांट लगा देंगे, गारंटी है मेरी। सही बात। इंशाल्लाह नहीं करें बॉस, मैं बता रहा हूँ यार, मैं वो मतलब ये इनकी हंसी बता रही है या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। तारिक बशीर खान साहब हैं शेखुपुरा से। जी वालेकुम सलाम। वसत भाई, मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ डायलॉग क्यों नहीं होता जी जी किसी भी मामले पे जी, सिर्फ मैं ये पूछना चाहता हूँ। हाँ, तो मैं इसका जवाब दिए देता हूँ। जॉन एलिया को पता नहीं आपने कितना पढ़ा है। एक ही हादसा तो है और वो ये कि आज तक बात कही नहीं गई, बात सुनी नहीं गई। जब मैं अक्ले कुल हूँ और सामने वाले को मैं समझता हूँ कि इसको तो कुछ नहीं पता, तो डायलॉग कहाँ से मुमकिन हो सकता है? बिल्कुल मोनोलॉग हो सकता है। मोनोलॉग के तो बादशाह हैं। मोनोलॉग तो बिल्कुल सही है, तो वो तो जीते हैं हम इनका। अली रजा ईदी साहब हैं इस्लामाबाद से। हेलो। वालेकुम सलाम। वसत भाई, अली रजा ईदी बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। 2-3 चीज़ों पे मैं आपसे गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। पहले भी कॉल किया था मगर वो तो अब वक्त निकल गया। सबसे पहले वकार खटक साहब पेशावर से, उन्होंने एक बात की अभी सवाल के हवाले से कि इल्म की कुंजी सवाल है जी। तो उन्होंने जितने नाम लिए हमारे लीडर्स के, रिलीजियस स्कॉलर्स हों, कोई भी हों, तो अगर इल्म होगा
तो सवाल की कुंजी लग जाएगी। अगर नहीं, वो ये नहीं कह रहे थे, वो ये नहीं, ये उल्टा कह रहे हैं, ये उसको रिफ्रेज कर रहे हैं। मेरे ख्याल की बात मुकम्मल करने दें। वो ये कह रहे थे कि जो भी टीचर्स हैं किसी भी कैलिबर के हों, आला से लेके अदना तक, बच्चों में सवाल करने के कल्चर को इनकरेज नहीं करते वो। मेरा ख्याल है भाई मैं यही कह रहा हूं। एक सेकंड, मेरा ख्याल है कि आप ये कह रहे हैं कि अगर इल्म होगा तो फिर ही वो सवाल करने की गुंजाइश किसी को देंगे, ये बात कर रहे हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ जरार भाई, आपने बिल्कुल ठीक समझा है जी, कि अगर हम एक की को गलत जगह पे सुराख में डालेंगे तो वो कैसे लॉक अनलॉक होगा। मिसाल दे के वाजे करें। मिसाल ऐसे ही है कि अगर एक साहिब इल्म होगा तो वो सवाल करना सिखाएगा। अगर एक अक्ल कुल अपने आप को समझने वाला होगा, जो अपने ही आप के जात में घूमता है और अपने आप को आलिम समझता है, तो वो कभी भी सवाल करने की इजाजत नहीं देगा। बिल्कुल 100% बात सही है। ये देखें, ये वही ना, क्योंकि अब फर्ज करें मैं टीचर हूँ, मुझे पूरा कमांड नहीं है, या मैंने मतलब ये जो 3 किताबें पढ़ी हैं मैं उन तक ही महदूद हूँ, इनसिक्योर हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये 1970 में मैंने ये किताब पढ़ी थी, मैंने डिग्री ली थी, उसके बाद यहाँ पर इल्म आके रुक जाता है। कोई नई रिसर्च लेकर कोई स्टूडेंट सवाल पूछे, उसके पास जवाब नहीं है, वो कहेगा क्या मैं अपने आप को बेवकूफ़ दिखाऊं पूरी क्लास के सामने। इनसिक्योरिटी की बात है ना सर। मामला इस हद तक हैं कि बाज़ जो कल्ट्स हैं, बाज़ ग्रुप्स हैं, वहाँ बाकायदा बच्चों को ये कहा जाता है कि ये जो 4 या 5 किताबें हैं फलाने साहब की, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना वरना ख़राब हो जाओगे। सर घरों में सवाल नहीं पूछे, क्यों नहीं पूछते? क्यों? क्या मतलब क्यों? बड़ों से क्यों? तो यही तो है ना बॉस। सज्जाद वाइन साहब हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वालेकुम अस्सलाम वाइन साहब। बात ये है कि बातें करनी तो बहुत आसान है। जी जी। अब देखें कि पिछले 70 सालों से क्यों आर्मी वाले, फौज वाले पाकिस्तान में हुकूमत बनाते हैं और आते हैं, वजह आज ही की बात ले लें। कराची में जो हालात पैदा हुए हैं बारिशों की वजह से, अब सिविलियन का लोकल गवर्नमेंट यहाँ नहीं है, क्या सूबाई गवर्नमेंट यहाँ नहीं है, क्या सिविलियन इदारे जो हैं वो यहाँ नहीं है, तो क्यों नहीं कराची का हाल संवारा गया? कराची का गंद क्यों नहीं निकाला गया? कराची से पानी क्यों नहीं निकल पाया? फौज को क्यों बुलाना पड़ा? नहली तो हमारे अपने इदारों के अंदर हैं, जो हम सिविलियन होने के दावेदार हैं। हम कहते हैं कि हम लोकल गवर्नमेंट है, हम कहते हैं सूबाई गवर्नमेंट है, हम कहते हैं कि हम अब जमहूरी गवर्नमेंट है, तो कहाँ है सब? दुरुस्त बात। कराची से छोटा कोई शहर है पाकिस्तान में? कराची से गैर अहम शहर है कोई पाकिस्तान में? कराची से ज्यादा कोई कमाई करने वाला या आमदन देने वाला या ज़र मुबादला इकट्ठा करने वाला कोई शहर है पाकिस्तान में? अगर यहाँ सिविलियन जिम्मेदार नहीं है, वाली वारस नहीं है, तो फौज तो फिर आएगी। फिर फौज को लाया कौन? जी सज्जाद वाइन साहब, आपकी बात दुरुस्त है। असल में हमारी एक नफ्सियात है कि हमसे तो ज़ाहिर है कुछ, अगर हम तो अपने ऊपर तो ब्लेम ले नहीं सकता, मुझसे कोई गलती हो नहीं सकती, गलती तो आप ही से होगी हमेशा। हमने स्केप गोट्स रखी हुई हैं। मसलन सियासतदान जब फेलियर होता है उसका, तो कहता है ये तो इस्टेब्लिशमेंट और फौजी जो दौर है उसमें रहा है। बिल्कुल। फौज अपने फेलियर्स को छुपाने के लिए कहती है ये तो सब सियासतदानों का किया धरा है और हमने आके जो है इस गन को साफ़ करने की कोशिश की है। तो स्केप गोट्स हमने इजाद कर रखी हैं, उस पर सींग पे पट्टी बांधना बहुत आसान होता है। और ये ना देखिए, लेकिन बीच में काम कभी नहीं हो रहा। ये अब देखिए, अब इसका एक और रूप भी है कि आप कभी कभी कोई पॉलिटिशियन को क्रिटिसाइज करें तो एकदम से एक तरफ से एक आवाज़ आती है कि जी आप जमहूरियत को खतरे में ला रहे हैं। फौज को क्रिटिसाइज करें तो जी आप कौमी सलामती को खतरे में ला रहे हैं। हाँ। तो ये मैं कितने जाऊँ? हाँ, तो मैं कितने जाऊँ यार, मैं कितने अपनी मंजिल। असलम भट्टी साहब हैं कराची से। जी वसतुल्लाह खान साहब और खोड़ो साहब, सर मैं तकरीबन आपकी एज ग्रुप का आदमी हूँ। जी जी। और रोज़ाना सुबह बैंक से सुबह से शाम तक काम करते हैं।
मगर 11 बजे के बाद आपका प्रोग्राम नहीं छोड़ते। इतना आपने आदत डाल दी है कि कभी भी आपका जब तक तबसरा न सुने तब तक नींद नहीं आती। बड़ी बात है क्योंकि बैंकर तो बहुत सुबह जागना होता है, हम तो फिर भी दोपहर 12 बजे अंदाजा लगाइए आदमी थक के आए और फिर उसके बाद ये आपका नशा चढ़ा हुआ हो तो फिर 12 बजे तक जो है ना नींद नहीं आती, तो आपका प्रोग्राम सुन के फिर सोते हैं। बहुत मेहरबानी सर। अच्छा, आपके तबसरे जो हैं मैं ये देखता हूँ, कल एक दूसरा भी देख रहा था, बेनज़ीर भुट्टो का एक फैसला आ गया था, उसका 10 साल पुराना है। 3 दिन तक जब वो इंतकाल हुआ था उनका तो पूरा पाकिस्तान बंद रहा, पूरी लोगों ने वहाँ पे हड़ताल की हुई थी और मुख्तलिफ उसके बाद तबसरे चलते रहे जी, और हम मुस्तकिल उसको देखते रहे। अब 10 साल के बाद जो फैसला आया है, अभी अदालत ने फैसला किया है, उसमें 5 साल तो जरदारी साहब का पीरियड था, 4.5 साल नवाज शरीफ का पीरियड था, इसमें कोई भी फैसला नहीं हो पाया। मगर अब जो फैसला हुआ है उसमें 5 बेगुनाह लोगों को 10 साल तक बंद करके रखा था। 2 पुलिस वालों को सजा दी है, वो भी मर्डर के ऊपर नहीं, वो उनकी नाअहली के ऊपर दी हुई है। और कातिल जो है अब भी आज़ाद है, उसके ऊपर तबसरे चल रहे थे। कल एक प्रोग्राम में एक बड़ा मशहूर एंकर साहब हैं, उनके पास एक असलम साहब माजरत, अगर आप 1 सेकंड के लिए होल्ड कर लें, 11:30 हो गए, न्यूज़ अपडेट्स पे हेडलाइंस आनी है, आप होल्ड करें। इस ब्रेक के बाद ना आपसे ये गुफ्तगू जारी रखेंगे। एक ब्रेक। वेलकम बैक। ख़बरों के वक्फे से पहले असलम भट्टी साहब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे बेनज़ीर भुट्टो केस के फैसले पे। जी भट्टी साहब। जी, मुझे इस बीच में आपने इतना वक्फा दे दिया तो मुझे पुराना ड्रामा वो याद आ गया, जोक सियाल जो चलता था, सारी दुनिया उसको देखती थी। उसमें अच्छा भट्टी साहब, थोड़ा सा अगर आप तो ब्रीफ रखें तो। हाँ, बस वो मैं अपना सवाल जब बड़ा छोटा सा था उसमें ये था कि कल मैं तबसरा सुन रहा था लोगों का, जिस तरह से आप तबसरा करते हैं एक और प्रोग्राम में, तो तबसरा नगार ने मुझे वहाँ ये कहा कि साहब इतने 10 साल तक फैसला नहीं हुआ, अगर आप एक काम करें कि रहमान मलिक साहब जो बहुत बड़े कल्प्रिट थे उस जमाने में, उसको किसी पुलिस SHO के हवाले करें तो 2 घंटे में ये केस रिजॉल्व हो जाएगा। सारी बातें निकाल के आपको बता देगा कि क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो क्या वो ये भी एक टोटका है, हम अक्सर करते हैं। थैंक यू सो मच आपकी ऑब्जर्वेशंस का। अच्छा, लेटेस्ट डेवलपमेंट इसमें ये है कि 46 सफ़हात पे मबनी जो कल तो मुख्तसर फैसला आया था, आज तफसीली फैसला आ गया है, उसके जो इंटरेस्टिंग नुकात हैं वो मैंने आपके लिए नोट कर लिए। फैसले के मुताबिक मुनासिब हिफाजती इक़दाम अगर किए जाते तो इस अलमिये को रोका जा सकता था। एलीट पुलिस का कोई दस्ता था जिसे साथ रहना था, बॉक्स सिक्योरिटी कोई होती है, वो बीबी के काफ़िले को, बीबी के एंटराज को फराहम करनी थी, लेकिन वो रावलपिंडी पुलिस के जो चीफ़ हैं सऊद अजीज़, उनके कहने पे वो पता नहीं क्यों हटा लिया गया। अच्छा, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने कई तरफ से ख़ुद को लाहा ख़तरों की निशानदही की थी, मगर जो उनके कत्ल के बाद इन्वेस्टिगेशन का जो रुख है वो ज़्यादातर जो लोअर लेवल पे जो ऑपरेटिव्स थे कि जिनका ताल्लुक़ मुबैना तौर पे एलिजिडली बैतुल्लाह महसूद से था, उस तरफ ज़्यादा फोकस हुआ। लेकिन इस इम्कान पे भी जज के राय में मुकम्मल तौर पे कंसंट्रेशन नहीं किया गया, मुकम्मल तौर पे इस लीड पे भी काम नहीं हो सका। इन्वेस्टिगेटर्स ने शुरू में ही इस्टेब्लिशमेंट के किसी सेक्शन के मुलव्विस होने का इम्कान रद्द कर दिया। इस्तगासा जो प्रोसिक्यूटर्स थे, वो जो 5 मुलजिम थे, उनका ताल्लुक़ कत्ल की साजिश से बराह रास्त जोड़ने में बुरी तरह नाकाम रहे। फैसले में यह है बुरी तरह नाकाम रहे। तो ये हैं उसके सेलियन फीचर्स। अच्छा, मुझे एक इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि फ़ैसले के मुताबिक जनरल परवेज़ मुशर्रफ रिटायर्ड जो हैं, उनके ख़िलाफ़ अलहदा से मुकदमा चलेगा। ओके, ये अभी आया है सिलसिला। और अब हैं जनाब मोहम्मद अखलाक साहब सखर से।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा, जरार खोड़ा साहब और रसूलुल्लाह साहब, बहुत मुख्तसर सी बात करना चाहूँगा मैं, ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा ताकि आपका टाइम भी ज़ाया ना हो। बात यह कि आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जी द वॉर इज नॉट सो सेंसिटिव टू लीड टू द जर्नलिस्ट। मुझे सिर्फ आप ये बता दें कि जी 30-35 साल जर्नलिस्ट ने इधर हुक्मरानी की और उसके बाद बाकी सारा ये सिविलियन और बाकी लोग, आप जिसको जो भी कहना चाहें वो कह लें। क्या कायदे आज़म का जो ग्रुप था उसको छोड़ के उसके बाद जितने भी ये लोग आए, किसी में भी इतनी विजन थी? जीन साहब का आपने वो कोटेशन रेफर की है, आई मीन टू से आपने चर्चिल का शायद वो कोटेशन है, मुझे याद नहीं है किसका है, लेकिन एनीवे चर्चिल की ये स्टेटमेंट है जो उन्होंने अपने पार्लियामेंट में दी थी। अच्छा, चर्चिल की है, ठीक है। वॉर इज नॉट दैट सेंसिटिव इशू टू बी लेफ्ट टू द जर्नल। ओके, थैंक यू। बट हाँ जी, हाँ, का मतलब ये है कि आपकी जितनी भी ये लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप आई है, सो कॉल्ड जमहूरियत पसंद है, जमहूरियत वाले, क्या इनके दौर में किसी एक के दौर में भी मुल्क ने तरक्की की है सवाए उस एक ग्रुप को छोड़ के? अखलाक साहब, बात वही है, बात आपकी बात बिल्कुल सही है। वही मसला है ना कि जब हम फीड किया जाता है कि एक ग्रुप के जी ये सियासतदान, और सियासतदान कहते हैं कि फ़ौज। पहली बात तो ये है कि क्या किसी सियासी लीडर को इतना वक्त मिला 10-10 साल कि वो अपने आप को प्रूफ कर सकता? एक तो ब्लैंकेट इसका जवाब ये है। मेरे हिसाब से सोहरवर्दी कैपेबल था, हुसैन शहीद सोहरवर्दी, लेकिन उसके साथ क्या हशर हुआ, गद्दार था वो पाकिस्तान का। फातिमा जिन्ना को किस तरह हराया गया, भुट्टो साहब के साथ क्या हुआ, मोहम्मद ख़ान जिन्होंने, जो हो सकता है बहुत ज़्यादा ब्राइट ना हो, लेकिन मेरे ख़्याल में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल वज़ीर आज़म, जिसने 3.5 साल के दौर में खामोशी के साथ पता नहीं क्या क्या काम कर दिए, नो डाउट, उस जैसे आदमी को भी नहीं चलने दिया गया। तो उसके बाद ये कहना कि जी इन्होंने क्या किया, तो सवाल ये है कि फिर उन्होंने क्या किया। अच्छा, इस डिबेट का अब इसलिए फ़ायदा नहीं है कि 70 साल में भी हम ये डिबेट तय करने से कासिर हैं, 140 साल में भी नहीं कर सकते। तो एक दफ़ा ये तय कर लिया जाए कि किन्होंने क्या करना है और उन्होंने ही करना है, अच्छा या बुरा। ये जो बार बार बकौल नवाबजादा नसरुल्लाह खान के हम जमहूरियत के साथ वो करते हैं जैसे गुलाब का पौधा लगाते हैं और रोज़ाना उसे उखाड़ के देखते हैं, यार ये बड़ा नहीं हो रहा। तो ये है। बहरहाल, थैंक यू फॉर योर ऑब्जर्वेशन। अली जैदी साहब हैं कराची से। वालेकुम अस्सलाम सर। मुझे कराची की सिचुएशन में थोड़ा सा बात करनी थी कि जिस तरह से शहर का हाल हुआ इन 3 दिनों के अंदर, तो आज भी मैं स्टेटमेंट्स पढ़ रहा, टीवी पे आ रहे थे बहुत सारे लोग, आसिफ हसनैन साहब जो कि पाकिस्तान ज़मीन पार्टी से ताल्लुक हैं और बहुत सारे लोग थे, और वो मुसलसल एक ही बात थे कि कराची पर हुक्मरानी वाले करने वाले कहाँ हैं, कराची पर हुक्मरानी करने वाले कहाँ हैं। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ आप हम लोग से कि यही जो लोग थे आज से 8 या 7 महीने पहले तक, ये तमाम लोग जो है वो पिछले 8-10 साल से कराची पर हुक्मरानी कर रहे थे किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी इलाके के अंदर। ठीक है, अब एक नई छतरी के अंदर आ जाने के बाद ये सारा ब्लेम के कराची के हुक्मरान कहाँ हैं, कराची के हुक्मरान कहाँ हैं। तो हाँ, तो ये तो इनके प्रोफेशन का तकाजा है ना कि इस तरह के बयानात दें। आप सीरियसली क्यों ले रहे हैं? प्रोफेशन तो एक अलग चीज होती है, एक अखलाकी एथिक्स भी कुछ नहीं सर, इस प्रोफेशन सर, इस प्रोफेशन अली जैदी साहब आप पता इस प्रोफेशन और इखलाकियात का अली जैदी साहब पता नहीं आप किस दुनिया में रहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी माशाल्लाह उम्र क्या है? मैं 40 इयर्स मेरी उम्र है। मैंने 40 साल आपकी उम्र है ना। मुझे ये बता दीजिए कि पिछले 26 साल ले लेते हैं, इसलिए कि उससे पहले तो आप ज़ाहिर है मेरी तरह बच्चे ही होंगे। 26 साल के दौरान हर दूसरे साल कराची में जून, जुलाई, अगस्त में इसी तरह का प्रॉब्लम आता है। बिल्कुल ऐसे ही होता है। अच्छा, और जाहिर है कि इस 26 साल के दौरान कई चेहरे आए होंगे, कई गए होंगे। मुझे ये बताइए कि चेहरों की तब्दीली के बावजूद ये जो टिपिकल स्टेटमेंट्स आते हैं मॉनसून के साथ, और मॉनसून के साथ ही बादल के पे बैठ के चले जाते हैं, आपको कोई तब्दीली नज़र आई इन स्टेटमेंट्स में?
मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ रफत कि एक वक्त था कि कराची के जो हम लोग MKM से वोट करते थे, ठीक है, हम अल्ताफ भाई की एक आवाज पर निकल पड़ते थे, बाहर रोडों पर जाते थे, काम करते थे, जो भी जैसे भी हालात होते थे काम कर लेते थे। अब सब चीजें बंद कर चुकी है, सियासी एक बहुत बड़ा खिला पैदा हो चुका है। कोई अवामी क़यादत रोड पर, हाँ जो आते हैं फोटो सेशन करवाते हैं चले जाते हैं, फोटो सेशन के लिए बहुत सारे लोग आएंगे। अभी भी मैं सुन रहा था कि भाई वो वज़रा की एक टीम निकली हुई है और लोकल मेयर साहब भी निकले हुए हैं, लेकिन ये सारे फोटो सेशन के अलावा कुछ नहीं है। जब तक सरकार अली ज़ैदी साहब माफ़ कीजिएगा, फोटो सेशन का बस इतना फ़र्क आया है कि पहले वास्केट और पजामे में फ़ोटो सेशन होता था, अब शलवार कमीज़ में फ़ोटो सेशन होता है। बस मैं बहुत ही वरीड हूँ। मैं बाद अख्तियार से ये कहना चाहता हूँ कि खुदा के वास्ते ये पैराशूट के जरिए जो है वो क़यादत पैदा करना बंद कर दें। ठीक है, जिनका हक है उनको। चलिए, थैंक यू सो मच। एक वक्फा ले लेते हैं, के बाद कॉलों का सिलसिला जारी है। वेलकम बैक। और अब हमारे साथ लाइन पर हैं अब्दुल गनी साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम गनी साहब। वालेकुम अस्सलाम। साहब कैसे हैं आप? मैं बस अल्लाह का शुक्र एहसान है। एक मेरा तबसरा था और एक मेरा सवाल था आपसे। तो पहले मैं तबसरा करता हूँ। ठीक है। कल मैं खबरों में देख रहा था कि अमरीकी सफीर ने हमारे किसी फॉरेन ऑफिस के किसी वजीर से या ओहदेदार से मुलाकात की और वो ट्रम्प साहब की जो उन्होंने स्पीच की थी उसकी वजाहत दे रहे थे। तो मुझे बिल्कुल वो याद आ गया कि अल्ताफ भाई जब वहाँ से तकरीर करते थे और यहाँ पे राब्ता कमेटी जो है दूसरे दिन सर इस बात पर आपको क्या कहते हैं, एक पप्पी इधर एक पप्पी उधर। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अमेरिका को भी अल्ताफ हुसैन की शक्ल में ट्रम्प, यानी आप अमेरिकी सफीर को फारूक सत्तार कह रहे हैं। वाह वाह कह ले। सही है। सवाल तबसरा आपका पास हो गया। सवाल करें। सवाल मेरा ये था कि आजकल तमाम चैनल पे दो मशरूबात कंपनी के म्यूजिक की वो रेस चल रही है जी। और उसमें पुराने बजाय इसके कि किसी नए गानों को प्रमोट किया जाता, पुराने गानों को रीमिक्स किया जा रहा है। यस। और मेरा सवाल ये है कि ये रीमिक्सिंग जो है ये चरबा नहीं है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में नहीं आता? हाँ बिल्कुल है, चरबा है, लेकिन मसला ये कि आप लंडा बाजार से भी वाकिफ होंगे, आप रिकंडीशन गाड़ियों से भी वाकिफ होंगे, तो ये गाने जो हैं इसी तरह रिकंडीशन किए जा रहे हैं। मॉडल तो चेंज होता है ना बॉस। अफसोस तो मुझे तो इसमें भी ऑर्केस्ट्रा तो चेंज होता है। अफसोस तो मुझे इस बात पर है कि हमारी मशरिकी मौसीकी इतनी रिच है और जब पिछले दिनों मैंने सुना जाने बहारा रश के चमन का गाया हुआ जी जी, और उसके बाद मोहम्मद अली शैकी ने बहुत खूबसूरती से गाया था वो। हाँ, लेकिन आपका बच्चा शायद जाहिर है आपसे इत्तेफाक ना करे। अच्छा। तो वो बहरहाल थैंक यू सो मच फॉर दैट फॉर योर कॉल। मोहम्मद अशरफ साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। परवरदिगार आपकी पूरी टीम को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन। आमीन। आपको भी सर। अच्छा, और मेरे आपसे दो सवालात हैं जो आपके तवज्जुह से पूरे पाकिस्तान जी तो पूरे पाकिस्तान को मैं ये आपके सवाल के जवाब सुनवाना चाहता हूँ जी। सबसे पहला तो ये सवाल ये है कि पाकिस्तान की जाए पैदाइश का नाम बताइए। ठीक। दूसरा सवाल ये है कि पाकिस्तान का पहला कौमी तराना उर्दू में किसने लिखा, जो कायदा आज़म के जिंदगी में बचता रहा, कायदा आज़म के मरने के 1 साल तक बचता रहा रेडियो पाकिस्तान से। शायद अगर आपके इल्म में नहीं है तो आप मुझे बोलेंगे कि हमें पता नहीं, तो मैं भी आपको बता देता हूँ। आप बताइए। मुझे नहीं पता, बताएं। मैं आपको बता दूं। जाए पैदाइश बताएं। पाकिस्तान का जो पहला कौमी तराना लिखा था जगन्नाथ आजाद ने। अच्छा ठीक है, जाए पैदाइश क्या है पाकिस्तान की? जमपीर। जमपीर जाए पैदाइश है।
जाए पैदाइश जब जिन्ना साहब की बात कर रहे हैं, झिरक की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की तो नहीं ना सर। ये वो सवाल है जो टीचर हाँ जाहिर है कि पेपर में डालती है बच्चों को फेल कराने के लिए। दोनों पुरानी डिबेट्स हैं जो आप जाहिर है कि हर एक को पता है कि उनका नाम है कौमी तराने के सिलसिले में, लेकिन मसला ये कि ऑफिशियली तो ये बात नहीं मानी जा रही और हफीज जालंधरी साहब का ही नाम है। ये कौन लोग ऐसे हैं जी जो ये मनवा रहे हैं? जी ये आज से नहीं चल रही, 70 साल से डिबेट चल रही है। 70 साल से चल रही है, मगर मुनव्वर, थैंक यू सो मच। मुनव्वर हुसैन साहब है मियाँ वाली से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम। सर पहले तो ये जो कराची में बारिश की तबाहकात हुई हैं इनके लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन जी। और दूसरी बात यह है कि आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश है कि प्लीज ये जो आपके यहाँ मजदूरों के केस पड़े हैं प्लीज उनका कोई फैसला करें। बेशक, ठीक, बेशक जी, ये गुजारिश। ठीक है। कोई स्पेसिफिक केस या कौन से मजदूरों के मिनिमम वेज मल्टी ब्रांचों में सर पड़े हैं जी? अच्छा, मतलब जो जी ये एक बहुत बड़ा अलमिया है जी। वैसे ये लेबर कोर्ट्स मेरा ख्याल है उसमें होता है ये चीफ जस्टिस। लेबर कोर्ट्स कितने फंक्शन, मैं ख्याल है ये पूरी तमाम जुडिशरी की ही बात कर रहे हैं और मैं ख्याल ये बात कर रहे हैं इनकम्बेंसी, क्योंकि जिस तरह मतलब लेबर के केसेस भी फंसे हुए हैं तो हजारों क्रिमिनल केसेस, हजारों सिविल केसेस, मैं ख्याल है कि टोटल इनकम्बेंसी तो लाखों में है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। लाशारी साहब हैं कोयटा से। हेलो जी लाशारी साहब। हाँ सर, मेरा वसुल्ला साहब से एक सवाल है, मासूमाना सा। जी मासूमाना सा सवाल करें। तो सवाल मेरा ये है कि वसुल्ला साहब से कि आज नमाज, ईद नमाज आज पढ़ी है या कल पढ़ेंगे? हम तो कल ही पढ़ेंगे। तो आज भी पाकिस्तान में कई जगहों पर ईद का नमाज हुआ है। तो हुआ होगा। अच्छा तो इसमें क्या है? गलत आज वाले है या कल वाले है, ये पूछना है। मैंने कहा ना कल सुबह पढ़ेंगे। नहीं, तो इसका जवाब वसुल्ला खान से मैं लेना चाह रहा हूँ। जी मैं वसुल्ला खान से मैं तो खामोश हूँ यार। अच्छा, ये कोड़ो साहब है, ये भी कल ही पढ़ेंगे। हाँ, तो ये कल वाले सही है या आज वाले सही है, ये पूछना है। आपने आज पढ़ी है क्या? नहीं, मैं अभी गोमगो में हूँ सर। आप गोमगो में अब रहे, लेकिन हो ही नहीं सकते। आप तो कल ही पढ़ोगे ना। आप तो कल ही पढ़ोगे ना। आज की तो निकल गई नमाज। आज तक गुजर गया, कल पढ़ना है। तो ये क्या है, ये मैं पूछ रहा हूँ, ये क्या हो रहा है सर? सही, ये तो आप बताएंगे। नमाज हो रही है सर। और आपको क्या कोयटा से कॉल थी सर। आपके फैन भी ना आपकी तरह लाजवाब है, कमाल है। ये सबसे इंटरेस्टिंग कॉल नो डाउट। तो थैंक यू मुनव्वर हुसैन साहब मियाँ वाली से। और इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, ईद मुबारक। सही हो या गलत हो कीजिए, लेकिन जब आप गोश्त खाने लगें तो पेट पे भी रहम खा लीजिएगा थोड़ा सा, और सड़कों पे भी रहम खा लिया, सड़कों पे भी रहम कुर्बानी करने के बाद मेहरबानी। तो इसी के साथ खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है। मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।